हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 155 साल पहले पैदा हुई थी और नोबेल प्राप्त करने वाली पहली महिला थी और साथ में विज्ञान की 2 शाखाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली वैज्ञानिक थी। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप नाम जरूर समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो मैं बता देता हूं। इनका नाम है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आज चर्चा के हमारे बिंदु क्या होंगे कि आखिर चर्चा में यह बात क्यों है, यह टॉपिक क्यों है, मैरी क्यूरी कौन है और किस प्रकार से हम उनका योगदान याद रख सकते हैं, किन किन वजहों से मिला है उन्हें 2 बार नोबेल, 2 बार उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है तो किस वजह से मिला है, और चूंकि उन्होंने रेडियम की खोज की थी तो ये रेडियम क्या है और क्यों है। उसके अलावा मैरी क्यूरी के जीवन में कुछ चुनौतियां भी थी, उसको भी जानेंगे, क्योंकि हर एक सफलता के पीछे बहुत सारी कहानियां भी छुपी होती हैं। उसे जानते हुए हम देखेंगे कि यह जो नोबेल पुरस्कार है जिस पर चर्चा हो रही है कि 2 बार मिला है, तो इसको भी जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार क्या है, कब से मिल रहा है और किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। साथ ही अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न जो आपकी इस विषय पर और पकड़ को मजबूत करेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम आज की खबर से। खबर क्या है कि जो मैरी क्यूरी है उनका 155वां बर्थ एनिवर्सरी है, यानी कि 155 साल पहले उनका जन्म हुआ था, इसी वजह से चर्चा हो रही है। तो किस तारीख को जन्म हुआ था? 7 तारीख को हुआ था, 7 नवंबर 1867 को जन्म हुआ था। अब इनके बारे में मोटी मोटी बातें कि पोलैंड में जन्म हुआ था। पोलैंड का है वारसा, ये उनका जन्म स्थान। और इस वक्त किसकी सत्ता थी यहां पे? यहां पर रूस के सिंहासन की सत्ता थी। ठीक है, यहां पर एक इनके साथ समस्या ये भी थी कि इस क्षेत्र में जहां पोलैंड का, जहां पे रूस का शासन था, वहां पर महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं किया जाता था और कॉलेजों में उनका दाखिला भी नहीं होता था। इस वजह से उच्च शिक्षा के लिए पहले तो इन्होंने क्या किया कि वहीं पर पोलैंड में ही अंडरग्राउंड स्कूल में पढ़ाई की। कुछ ऐसी संस्थाएं थी जो अंडरग्राउंड पढ़ाई कराते थे जो कि रूस के शासन को पसंद नहीं करते थे। उसके बाद उन्हें उच्च शिक्षा की भी जरूरत महसूस हुई क्योंकि पढ़ने में बहुत काफी तेज थी और उनका इंटरेस्ट भी था। तो वह आगे की पढ़ाई करने के लिए फ्रांस चली गई और फ्रांस में सोरबोन विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनका ध्यान पढ़ाई में बहुत रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि उनके पास बहुत ही कम पैसे थे, लिमिटेड पैसे थे, घूमना फिरना उनका तो कुछ था नहीं। उसके अलावा सर्वाइवल के लिए उन्हें अपनी लाइफ को भी बेहतर करने के लिए पढ़ाई का ही रास्ता चुनना सही लगा। तो यह करते हुए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की और मास्टर इन फिजिक्स फर्स्ट रैंक से इन्होंने प्राप्त की। उसके बाद मास्टर इन मैथ सेकंड रैंक से प्राप्त की। सेकंड रैंक मतलब उनका ओवरऑल पोजीशन जो यूनिवर्सिटी में था वो ये था। अब यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि इन्होंने लगातार 2 डिग्री बैक टू बैक इसलिए ली क्योंकि इन्हें पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। अब इसी दौरान ये पीएचडी करना चाहती थी मास्टर के दौरान, लेकिन पीएचडी करने के लिए लेबोरेटरी इनके पास नहीं थी। अब जब लैब नहीं थी तो इनको काफी दिक्कत हुई। उसके बाद ये पियरे क्यूरी की सहायिका बनी। पियरे क्यूरी स्वयं पीएचडी कर रहे थे और कंप्लीट करना चाहते थे और पियरे क्यूरी से ही इनका विवाह हो गया। बाद में इन्हें एक दूसरे का नेचर अच्छा लगा और चूंकि इनका इंटरेस्ट भी कॉमन था तो जीवन इनके लिए भविष्य आसान लगने लगा। और 1895 में शादी करने के बाद इन्होंने अपना शोध कार्य जारी रखा एक बहुत ही छोटी सी लैब में जो पियरे क्यूरी की थी। और यह आप फोटो है देख सकते हैं, किसकी है? मैरी क्यूरी की है। अब देखिए बात आती है कि किन वजहों से इन्हें 2 बार नोबेल मिला, यह जानना जरूरी है। पहली वजह तो यह है कि इन्हें भौतिक विज्ञान में मिला, यानी विज्ञान की भौतिकी की शाखा में नोबेल मिला। और मिला किस लिए? विकिरण घटना यानी कि रेडिएशन फिनोमेना के लिए, इस क्षेत्र में शोध के लिए इन्हें मिला। कब मिला? 1903 में मिला। 1903 में इन्हें मिलता है पियरे क्यूरी और हेनरी बेकरेल के साथ, यानी कि 3 लोगों को चुना गया था इसके लिए। हालांकि जब नॉमिनेशन हुआ तो 2 ही नाम गए थे, हेनरी बेकरेल और पियरे क्यूरी। तो पियरे क्यूरी ने अपनी पत्नी के लिए भी दावा किया। उन्होंने बोला कि इस शोध में
मैं अकेले ही पूरा क्रेडिट नहीं ले सकता हूं, क्योंकि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान मैरी क्यूरी ने भी दिया है। इसके साथ ही अब तीनों को मिला 1903 में यह पुरस्कार भौतिक विज्ञान में। अब बात आती है यहाँ पर रेडियो सक्रियता की। इसी के मामले में उनका शोध था। तो आखिर ये रेडियो सक्रियता है क्या, जिसके बारे में उन्होंने जानकारी दुनिया तक पहुंचाई, वह थी कि वह प्रक्रिया जिसमें एक अस्थिर परमाणु जो स्थिर नहीं है अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है। यह जो ऊर्जा फेंकता है किस प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा, बीटा और गामा रेस। यही अल्फा, बीटा, गामा रेस कहां से निकलती हैं, इसके नाभिक से ऊर्जा निकलती है। उसी से यह जो होता है यह क्या कहलाता है, रेडियो सक्रियता, यानी कि रेडियो एक्टिविटी। इसी क्या कहते हैं, रेडियो धर्मिता। और जिस पदार्थ से यह ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहा जाता है, रेडियोधर्मी, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव पदार्थ। जैसे कि यूरेनियम है, उससे क्या निकलता है, अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलती है, तो हम क्या कहेंगे, रेडियोधर्मी। उसी प्रकार से और कैसे हो गए विकिरण निकलने वाले, रेडियम से भी विकिरण निकलता है, तो वो भी क्या हो गया, रेडियोधर्मी हो गया। तो दूसरा नोबेल इन्हें कब मिलता है, वर्ष 1911 में। 1911 में किसके लिए मिला, 1911 में इन्हें दो ऐसे तत्वों की खोज करने के मिला जो कि किससे संबंधित थे, रसायन विज्ञान से संबंधित थे। कौन कौन से, एक तो था रेडियम और दूसरा पोलोनियम। इसकी खोज किस प्रकार से की उन्होंने, ये रेडियम और पोलोनियम पहले क्या है, रेडियोधर्मी है। जो कि मैंने पहले बताया था, रेडियोधर्मी तत्व किसे कहा जाएगा, जिससे अल्फा, बीटा, गामा रेज ये निकल रही हैं, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए साफ साफ मैंने बताया था, विकिरण निकल रहा है, ऊर्जा निकल रही है, ठीक है। तो अल्फा, बीटा, गामा रेज किससे, रेडियम से, पोलोनियम से निकल रही। तो इसकी खोज किस प्रकार से उन्होंने की, तो उन्होंने क्या किया कि यूरेनियम का एक अयस्क था पिच ब्लेंड से ही इन्होंने अलग करके क्या बनाया, रेडियम बनाया और पोलोनियम बनाया। तो पहले तो पोलोनियम बनाया, जो पोलोनियम है वह 400 गुना अधिक रेडियोधर्मी था यूरेनियम की तुलना में। उसके बाद जो रेडियम था वह 1 लाख गुना अधिक रेडियोधर्मी था यूरेनियम की तुलना में। और बात आती है कि पहले उन्होंने पोलोनियम और उसके बाद रेडियम इसकी खोज की, और यह खोज किस दौरान होती है, आपकी 1898 में। 1898 से पहले 1896 में रेडियो सक्रियता के बारे में सबसे पहले जो जानकारी किसी ने दी थी तो वह कौन थे, आपको याद होगा 1903 में जिन 3 लोगों को नोबेल मिला था भौतिकी के क्षेत्र में, उसमें पियरे थे, मैडम मैरी क्यूरी थी, और उसके अलावा जो थर्ड पर्सन थे उन्होंने 1896 में पहली बार रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था। अब बात आती है कि यह रेडियम क्या है। रेडियम को हम अच्छे से जान लें कि एक चमकने वाली धातु है। इसके नाभिकी केंद्र यानी जो इसका जो नाभिक होता है वो बहुत ही अस्थिर होता है, और इसी वजह से क्या होता है, उससे विकिरण निकलता रहता है, अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलती रहती है, और यह जो होता है किरणें छोड़ता रहता है। ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि वह काफी चमकता है, अंधेरे में भी यह देखने में चमकता है। अब बात आती है कि यह कहां से प्राप्त होता है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा यूरेनियम के अयस्क से इसकी खोज की थी मैडम क्यूरी ने, और वहीं से ही अलग करके यह प्राप्त किया जाता है। लेकिन अब बात आती है कि इसका अन्य स्रोत भी है, तो बिल्कुल है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स की प्रमुख फ्यूल रॉड होती है वहां से भी इसे निकाला जाता है। अब बात आती है कि इसका उपयोग कहां कहां होता है, तो मुख्य रूप से अगर बात करूं, रेडियम की जब खोज हुई तो यह मुख्य रूप से चिकित्सा क्षेत्र के लिए उपयोग की बात आई सामने, कि चिकित्सा क्षेत्र में बहुत लाभदायक होगा, और यह बात सही भी है। इससे गामा किरण जो निकलती है वो कैंसर के उपचार में काफी सहायक होती है। इसके अलावा भी कुछ उपयोग हुए, जैसे पेंट में, विमान के स्विच में, घड़ी के डायल आदि में होता था। लेकिन दिक्कत क्या थी, दिक्कत यही थी कि यह एक रेडियोधर्मी था, और रेडियोधर्मी होने की वजह से इससे कैंसर होने का खतरा भी था, यानी कि जो कैंसर का इलाज करता है उसी से कैंसर होने का खतरा भी था। इसके चपेट में जो आएगा, इसकी ऊर्जा की चपेट में जो आएगा, उसके स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक हो सकता था, और यह हो भी रहा था। कई लोग इससे प्रभावित हो रहे थे, यहां तक कि स्वयं मैरी क्यूरी भी इससे प्रभावित हुई थी, और इसी वजह से उनकी जान भी गई थी। तो आपको याद रखना है कि इसी वजह से बाद में जो पेंट, कपड़े और दवाई आदि में इसका उपयोग हो रहा था, वह उपयोग बाद में प्रतिबंधित या सीमित किया गया समय के साथ साथ में आगे चल के।
अब बात आती है कि इनके जीवन में क्या कोई चुनौती थी, इतनी बड़ी उपलब्धियां थी, तो बिल्कुल उपलब्धियों के पीछे बहुत सारी चुनौती थी, जिसे पार करके ही उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। मैंने शुरू में भी आपसे बताया था, जीवन निर्वहन की समस्या इनके साथ थी। बहुत ही कम उम्र में इनकी माता का देहावसान हो गया था। घर में और भी परिवार में लोग थे, उनकी भी पढ़ाई, उनका भी खर्च देखना था। इसकी वजह से इन्होंने बहुत ही कम उम्र में पैसे कमाना शुरू किए, टीचिंग का कार्य शुरू किया और स्वयं शिक्षा प्राप्त करनी थी। उसके लिए इन्होंने अपने देश को छोड़ा, विदेश गई, फ्रांस गई, वहां पे बहुत ही कम पैसे में शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वहां पे भी गहन अध्ययन किया। विवाह के बाद भी अध्ययन और शोध के कार्य को जारी रखा और उसके बाद देखा जाए तो 1906 में जब पियरे क्यूरी की मौत हो जाती है 1906 में, तो उसके बाद भी यह अवसाद में नहीं आई, तनाव में नहीं आई, अपना शोध, अपना कार्य, अपनी पढ़ाई जारी रखी और यही वजह थी कि 1911 में यह फिर से दोबारा से नोबेल प्राप्त करती हैं और उसके बाद भी यह लगातार एक्टिव रहती हैं, शोध कार्यों में अपने आप को लगाए रखती हैं। तो बात आती है कि आखिर यह जो नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है, यह नोबेल पुरस्कार क्या है, इसको जान लेते हैं। तो मैंने आपसे बताया था 1903 में इन्हें नोबेल मिला था और यह नोबेल प्राप्त करने वाली पहली महिला थी और 2 विषयों पर, विज्ञान के 2 क्षेत्रों में नोबेल प्राप्त करने वाली भी पहली वैज्ञानिक थी। तो आखिर यह नोबेल क्या है? नोबेल 1901 में सबसे पहली बार प्रदान किया गया था और यह किसके नाम से दिया जाता है? तो याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक थे और इनके वसीयतनामे के अनुसार ही यह अवार्ड स्थापित किया गया है, यह पुरस्कार स्थापित किया गया है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि यह किसे प्रदान किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किनको दिया जाएगा? जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मानव जाति को अधिकतम लाभ प्रदान किया है। कोई भी ऐसा कार्य जो मानव जाति के लाभ से जुड़ा हुआ है, अपने पिछले समय में ऐसा कार्य किसी ने किया है बीते समय में, तो उसे दिया जाएगा। इस बात को याद रखना है कि 6 ही श्रेणी है जिसपे यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन सी श्रेणी है? एक तो आपकी हो गई भौतिकी की श्रेणी, आपकी रसायन की श्रेणी, फिजियोलॉजी या चिकित्सा की श्रेणी, साहित्य की श्रेणी और शांति की श्रेणी और अर्थशास्त्र की श्रेणी। अर्थशास्त्र की श्रेणी स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा 1968 में स्थापित किया गया था। बाद में, बाकी पहले थे, लेकिन अर्थशास्त्र वाला कब आया? 1968 में, याद रखिएगा। और इसके लिए कौन है जिम्मेदार व्यक्ति जो पुरस्कार दे रहा है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। अब यहाँ पे देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें। कब दिया जाता है? हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम स्वीडन में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब बात आती है शांति पुरस्कार की, तो स्टॉकहोम समारोह में नहीं दिया जाता है। बाकी के तो दिए जाएंगे लेकिन यह नहीं दिया जाएगा। यह हर साल उसी दिन तो दिया जाएगा लेकिन ओस्लो में दिया जाएगा। ओस्लो कहाँ पे है? ओस्लो आपका नॉर्वे में है, यह याद रखिएगा। दिया सेम डे पे जाएगा, हर साल दिसंबर में ही दिया जाएगा, लेकिन शांति पुरस्कार को छोड़ के बाकी सब स्टॉकहोम स्वीडन में और शांति पुरस्कार आपका ओस्लो नॉर्वे में। उसके अलावा प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता को क्या मिलेगा? स्वर्ण पदक मिलेगा, एक डिप्लोमा, एक मौद्रिक पुरस्कार भी प्राप्त होगा। और साथ में आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको अभी बताया था, तो रेडियम की खोज में भी, रेडियम और पोलियम की खोज में भी किसका योगदान था? मैडम क्यूरी के साथ में उनके पति पियरे क्यूरी का भी योगदान था। दोनों ने साथ में ही किया था। लेकिन जब पुरस्कार मिला तो किसको मिला? मैडम क्यूरी को ही मिला, मैरी क्यूरी को ही मिला। मैरी क्यूरी को क्यों मिला? क्योंकि उस वक्त वही जीवित थी 1911 में और 1906 में उनके पति का देहावसान हो गया था। लेकिन 1903 में जो मिला भौतिकी के क्षेत्र में, तो उनको और उनके पति को दोनों को मिला था। ठीक है, तो साथ ही साझा रूप से कितने लोगों को अधिकतम मिलेगा ये भी याद रखिएगा। साझा रूप से 3 लोगों को मिलेगा। और याद करिए भौतिकी के क्षेत्र में जब मैरी क्यूरी को मिला था तो 3 लोग थे, मैंने 3 नाम बताए थे। अब आगे देखिए, एक और अंतिम बात, भारतीयों के मामले में बात करें तो भारतीयों में सबसे पहले भारतीय कौन थे जिसे मिला था? तो भारतीयों में सबसे पहले थे रविन्द्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में कब मिला था? 1913 में। किसके लिए मिला था? इनको मिला था गीतांजलि के लिए। ठीक है, अब गीतांजलि क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आगे देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है ये भी याद रखिएगा। मदर टेरेसा है पहली भारतीय महिला। भारत की बात हो रही है, विश्व की बात नहीं हो रही। मदर टेरेसा पहली भारतीय महिला है और इन्हें किस क्षेत्र में के लिए मिला था? शांति के क्षेत्र के लिए मिला था। और कब मिला था? 1979 में मिला था। तो ये है महत्वपूर्ण बात आज की। एक और बात कि आपको जैसे मैंने बताया कि मैरी क्यूरी को मिला, उनके पति को मिला, तो एक तरह से 2 अवार्ड हो गए। उसके बाद
1911 में इनको एक और मिलता है, 3 अवार्ड हो गए। इसके बाद इनकी बेटी और इनके पति आयरीन और फेडरिक को मिलाकर के रेडियो एक्टिव तत्वों के लिए 1935 में केमिस्ट्री का नोबेल मिला। ठीक है, ये भी यहां पे आ गए नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा इनकी एक दूसरी बेटी थी, उनके पति को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। इस प्रकार से देखा जाए तो इस परिवार में कई लोगों को नोबेल पुरस्कार मिलता रहा है। ये टॉपिक आज का हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से कि निम्नलिखित में से किसे रेडियो सक्रियता पर शोध के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। आपके ऑप्शन है मैरी क्यूरी, आयरिस क्यूरी, पीरे क्यूरी और हेनरी बेकरेल। अपना उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और साथ में यह बात भी आप याद रखिएगा कि दृष्टि आईएएस का फाउंडेशन कोर्स ऑनलाइन वह अभी चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। शुरू से उसमें आप क्लास कर पाएंगे। और साथ में एक और बात कि दृष्टि आईएएस का शॉर्ट्स का चैनल भी शुरू हो गया है, जिसका नाम है दृष्टि आईएएस शॉर्ट्स। तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।